हाय गाइस, मैं सचिन कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने अपने पिछले वीडियो में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियमों को बारीकी से समझा था। आज बारी है उन नियमों के प्रयोग की। तो आज हम लोग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। हमारी आज की प्रैक्टिस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आपके मन में जो भी कठिनाइयां हैं उनको काफी हद तक कम कर देने वाली है। तो चलिए हम लोग आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वाक्य है आई सेड टू द गेस्ट। मैंने कहा टू द गेस्ट अतिथि से, आर यू कंफर्टेबल हियर? क्या आप कंफर्टेबल आराम से हैं? हियर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये बात कहा किसने है और कहा किससे है। तो यहाँ पर जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि आई सेड टू द गेस्ट, गेस्ट से, यानी इसका सब्जेक्ट है आई और इसका ऑब्जेक्ट है द गेस्ट, अतिथि। तो अब हम लोग प्रश्नवाचक के नियमानुसार इसको बनाते हैं। हम लोग कहेंगे आई सेड टू की जगह पर हम कर देंगे ASKED, आस्क्ड। द GUEST, गेस्ट। आई आस्क्ड द गेस्ट। याद कीजिए हमें प्रश्नवाचक वाक्य होने पर सेड या सेड टू को आस्क्ड करना होता है। अब आगे हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक WH से स्टार्ट होने वाले, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। और कंजक्शन के नियमानुसार जो WH से स्टार्ट होते हैं उनका कंजक्शन वही WH वर्ड होता है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसमें हम कंजक्शन लगाते हैं इफ, जो कि हमने लिख दिया। कंजक्शन का रूल ये होता है कि उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट ही आता है। ये चीज अपने मन में बिल्कुल क्लियर रखिए, कभी गलती नहीं होगी कि यदि हमने इफ को कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल किया है तो इसके बाद हम आर को बदल करके नहीं लिख सकते हैं, वर्ब नहीं आ सकती है। कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट ही लिखा जाएगा, यू, सेकंड पर्सन। अब यू कौन है भाई? जिससे बात को कहा गया। किससे कहा गया? द गेस्ट से कहा गया। तो हम अब यू को नहीं कहेंगे, हम यहां पर ला करके रख देंगे द गेस्ट का प्रोनाउन, जो कि होगा ही। अब क्योंकि गेस्ट का जेंडर तो क्लियर नहीं है, अतिथि महिला भी हो सकती है, अतिथि पुरुष भी हो सकता है, तो हम यहां पर ही या सी कुछ भी लिख सकते हैं। तो ही के बाद में, अब क्योंकि ये ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही आता है, तो आर का पास्ट टेंस वाजियावर होता है। ही हमारा एक वचन है तो हम लिखेंगे वाज। इसके बाद में कंफर्टेबल, COMFORTABLE, कंफर्टेबल। अब हियर माने यहां, जब व्यक्ति सामने बात कह रहा होता है तो जिस स्थान पर खड़ा होकर के कहेगा वहां को वो कहेगा हियर। लेकिन वही बात इनडायरेक्ट जब कही जाएगी तो क्या पता व्यक्ति कहां पर खड़े होकर के वो बात कह रहा है। इसलिए कभी भी यहां शब्द का प्रयोग हम अपने इनडायरेक्ट में नहीं करते हैं, क्योंकि हियर चीजों से अपनी निकटता को प्रकट करता है। हम इसको दूरी प्रकट करने वाले शब्द में बदल दें, THERE, देयर, फुल स्टॉप लगा दें। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आई आस्क्ड द गेस्ट इफ ही वॉज कंफर्टेबल देयर। नेक्स्ट सेंटेंस,
I said to him, where did you find this old postage stamp? मैंने said to him उससे कहा, where मैंने कहा, did you find पाया तुमने, this old इस पुराने पोस्टेज स्टैंप डाक टिकट को। क्वेश्चन मार्क यहां पर भी लगा हुआ है। अब हम यहां इसको स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव के रूल्स से। सेड टू को आस्क्ड करके, IASKED आस्क्ड हिम। इसके आगे बढ़ते हैं। व्हेयर WH, यानी ये WH वर्ड है तो हमारा कंजक्शन यही हो गया, हमें इसमें कुछ भी नहीं सोचना है। अब व्हेयर कंजक्शन तभी माना जाएगा जब व्हेयर के बाद में सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि WH वर्ड का अगर क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज किया गया है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। अगर हम उसको एज ए कंजक्शन यूज करते हैं तो उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। यही डिफरेंस होता है क्वेश्चन वर्ड में और कंजक्शन में। तो हम इसको कंजक्शन बना रहे हैं। हम अपने सब्जेक्ट को तलाशेंगे। डिड सहायक क्रिया को स्किप कर दीजिए, यू पर आइए। यू जिससे बात कही गई कौन है यहाँ पर? हिम। तो यहाँ पर क्योंकि यू सब्जेक्ट रूप है तो हिम का सब्जेक्ट रूप चुन लेते हैं हम लोग। सिंपली ही हुआ, व्हेयर ही। अब हमारी वर्ब यहां पर लिखा है डिड। हमने अगर नियमों को समझा है तो हमें पता है कि डिड को हमें हैड करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। तो फाइंड की थर्ड फॉर्म होगी फाउंड, FOUND, फाउंड। और दिस यानी इस निकटता सूचक शब्द हो गया, दूरी प्रकट करने वाला शब्द होगा डैट। तो वेयर ही हैड फाउंड डैट ओल्ड पोस्टेज स्टैंप में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम बदलें, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे ओल्ड POSTAGE पोस्टेज STAMP स्टैंप। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड फाउंड दैट ओल्ड पोस्टेज स्टैंप। नेक्स्ट सेंटेंस, अरुणा सेड विमला डू यू नो नजमास एड्रेस। इस सेंटेंस में हम देखते हैं अरुणा सेड, अरुणा ने कहा। इसके बाद में लिखा हुआ है विमला, कामा लिखा हुआ है। डू यू नो नजमास एड्रेस क्वेश्चन मार्क, यानी ये वाक्य भी हमारा इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, विमला लिखा होने के बाद में कामा लगा हुआ है और इस तरह से ये सेंटेंस हमारा दो टुकड़ों में बट रहा है इस कामा की वजह से, क्योंकि कामा से जो विमला शब्द लिखा हुआ है वो इस सेंटेंस का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब क्या होता है ये जरा हम लोग समझ लें। जैसे कभी कोई आपको आवाज देता है, मान लीजिए आपका नाम मोहन है, तो बुला के कहता है कि मोहन मेरा ये कार्य कर दो। तो यहां पर अरुणा जो है वो विमला से कह रही कि विमला डू यू नो नजमास एड्रेस, इसलिए विमला को कामा लगा करके लिखा गया है। अब हम ये समझ सकते हैं कि अरुणा ने कहा है विमला से, तो ये जो बोलने वाला और ये जिससे कहा जाता है वो व्यक्ति, ये दोनों हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा होते हैं। तो हम विमला को रिपोर्टिंग वर्ब में ही पहुंचा देते हैं, क्योंकि यहीं पर हमें यह दिखाना होता है कि किसने कहा और किससे कहा। तो हम इसको सामान्य तरीके से ही बनाएंगे। ARUNA अरुणा, ASKED आस्क्ड, VIMLA विमला। हमने विमला को उसके स्थान पे पहुंचा दिया। अब क्योंकि ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है और ये प्रारंभ हो रहा है डू यानी हेल्पिंग वर्ब से,
तो हमारा कंजक्शन बनता है इफ। इफ के बाद में वही सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, यू। अब किससे बात कही गई है, विमला से। विमला का प्रोनाउन निकल के आता है सी। डू नो, डू होने पर हम डू को हटा देंगे और नो की सेकेंड फॉर्म कर देंगे जो कि बनी KNEW, न्यू। इफ सी न्यू, अब नजमाज एड्रेस में कुछ भी बदलने वाला है नहीं, NAJMA'S, नजमाज एड्रेस ADDRESS। और ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। अरुणा आस्क्ड विमला इफ सी न्यू नजमाज एड्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट। सेंटेंस लिखा हुआ है ब्रिंग मी ए कप ऑफ मिल्क। द मास्टर अर्थात मालिक, सेड टू बोला, हिज सर्वेंट अपने नौकर से, ब्रिंग ला करके दो, मी माने मुझे, एक कप ऑफ मिल्क एक प्याला दूध। हम रिपोर्टिंग वर्ब पे बाद में जाते हैं, पहले कही गई बात को देख ले और समझ ले कि ये सेंटेंस है किस प्रकार का। ब्रिंग माने लाना, यानी सबसे पहला शब्द हमारा है वर्ब। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो ये बिना सब्जेक्ट वाला वाक्य हमारा कहा जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस जब हमें दिया जाता है तब हम सेड टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में बदलते हैं। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि ये है क्या, तो काफी हद तक हम कहने वाले और सुनने वाले दोनों को देख करके ये समझ सकते हैं कि कौन किस लहजे में उससे बात कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आदेश देते हैं, जैसे मालिक अगर अपने नौकर से कहेगा तो वो उससे प्रार्थना थोड़ी करेगा, वो उसको आदेश देगा। ऐसे ही जज हमेशा आदेश देता है, ऐसे ही सेना का कमांडर हमेशा आदेश देता है। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा एडवाइस ही देते हैं, जैसे डॉक्टर का पेशा ही एडवाइस देने का होता है, तो डॉक्टर के साथ हमेशा एडवाइस्ड का प्रयोग होगा। बाकी बहुत से लोग हमारे अध्यापक आदेश भी दे सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। अगर हमारे परिवार के कोई बड़े व्यक्ति हैं तो वो हमको आदेश भी दे सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। तब ये बात हमारी कही गई बात के ऊपर निर्भर करेगी। लेकिन अगर हमसे कोई छोटा है तो हमेशा प्रार्थना करेगा, नौकर अगर मालिक से कहेगा तो प्रार्थना ही करेगा, भिखारी अगर किसी से कुछ मांगेगा तो प्रार्थना ही करेगा। तो हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मास्टर यानी मालिक है और दूसरा है नौकर, तो यहाँ पर हम मालिक नौकर को आदेश देता हुआ मान करके लिख देते हैं द मास्टर ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब यहां पर हम कंजक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम कोई कंजक्शन यूज करते हैं तो हमें सब्जेक्ट को सामने लाना होगा, और हमारे इस वाक्य में सब्जेक्ट है नहीं, सीधे वर्ब है। लेकिन हमको इसको जोड़ना है तो हम एक प्रीपोजिशन जो वर्ब के पहले लग सकती है उसको कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, और मैं बता चुका हूं कि वो है टू। और टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम लिख देंगे ब्रिंग। टू ब्रिंग मी, मुझे कौन कह रहा है, मालिक कह रहा है, मास्टर। तो मी ऑब्जेक्ट है, मास्टर का प्रोनाउन बनेगा ही, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। टू ब्रिंग हिम, आगे हम लिख देते हैं ACUP, कप ऑफ
मिल्क, ए कप ऑफ MILK मिल्क। और ये हमारा वाक्य हो गया कंप्लीट। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम ए कप ऑफ मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस, द ओल्ड मैन सेड, वुड यू पे मी इन कैश प्लीज। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, वुड यू पे, क्या आप भुगतान करेंगे, मी, मुझको, इन कैश, नगद में, प्लीज, कृपया। यहां पर भी कामा लगा और एक शब्द अलग कर दिया गया। आप लोग ये कंडीशन हमेशा बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क लगा होने पर हम लोग सेड या सेड टू को आस्क्ड कर देते हैं, लेकिन यहां पे एक शब्द अलग से है, वो भी कामा लगा करके, प्लीज, कृपया। हम लोग इंट्रोगेटिव को दो प्रकार से एक वाक्य में व्यक्त कर देते हैं। पहला, सेड या सेड टू को आस्क्ड करते हैं, जो ये बताता है कि हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव है। और दूसरा, हमारा कंजक्शन इस बात का साइन होता है कि हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव है। तो अगर मान लीजिए उसमें से प्लीज शब्द आ जाता है और हम प्लीज का इस्तेमाल कभी भी अपने इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग प्लीज को ऐसे मैनेज करते हैं कि इसका सेंस रिपोर्टिंग वर्ब में ही आ जाए, क्योंकि प्लीज ये कहने वाले के कहने के तरीके को दिखाता है। इसलिए ये बात वहीं पे एडजस्ट होगी जहां पे इंसान अपनी बात कह रहा होता है। तो हम लोग चाहे जिस तरह का वाक्य हमें दिया गया हो, अगर प्लीज एक्स्ट्रा है तो हम लोग प्लीज को हटा करके लिखेंगे द ओल्ड मैन REQUESTED रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड लगा देने से कहने के तरीके में प्लीज अपने आप एडजस्ट हो जाता है। अब हमारा कंजक्शन आएगा। कंजक्शन आएगा इंट्रोगेटिव के हिसाब से। वुड मॉडल वर्ब में आती है, इसका प्रयोग यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। हमारा कंजक्शन डिसाइड हो गया इफ। कंजक्शन के बाद हमें सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट है यू। यू कौन है, किससे बात कही गई, ये हमारे इस वाक्य में बताया ही नहीं गया। जब हमें ये ना बताया जाए कि वो बात कही किससे गई है, तो हम यू को ही, सी या आई में से किसी को भी मान सकते हैं। मान लीजिए हमने यहां पे कर दिया ही। अब वुड, वुड का पास्ट भी वुड ही होता है, तो WOULD वुड। इफ ही वुड, फिर वर्ब आएगी हमारी पे। मी, मुझे, बूढ़ा आदमी कह रहा है, बूढ़ा आदमी मतलब ही है। मी ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट हिम रख दीजिए। इन CASH कैश। हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड इफ ही वुड पे हिम इन कैश। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन सेड टू मी डू नॉट ड्राइव फास्ट एज द रोड इज वेरी बिजी। मोहन ने मुझसे कहा डू नॉट ड्राइव फास्ट, बहुत तेज वाहन मत चलाओ, एज द रोड, क्योंकि सड़क इस माने है वेरी बिजी, बहुत व्यस्त। डू नॉट ड्राइव, यहां पर भी देखिए सब्जेक्ट नहीं है, डू नॉट, डू सहायक क्रिया, नॉट फिर मुख्य क्रिया आ गई। अब ये भी इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अब कह कौन रहा है, मोहन कह रहा है मुझसे, तो इसमें कोई पद तो है नहीं जो हमें कुछ अंदाजा मिल जाए कि कैसे कहा जा रहा है, तो हम वाक्य के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। अगर हमसे कोई कह रहा है कि वाहन को तेज मत चलाओ, तो ये एक सुझाव हुआ और हम इसको ऐसे लिखेंगे, मोहन एडवाइज्ड मी, मोहन ने मुझको सुझाव दिया। अब होता क्या है, डू नॉट, इसमें नॉट आ गया।
हम इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन लगाते हैं टू, लेकिन जब डू नॉट से स्टार्ट हो तो नॉट भी हमको टू के साथ में एडजस्ट करना होगा। अब क्योंकि टू के बाद मुख्य क्रिया आती है और नॉट हमेशा मुख्य क्रिया से पहले और सहायक क्रिया के बाद लगता है। अब सहायक क्रिया यहाँ डू है तो रह नहीं जाएगी, तो हम लोग वर्ब से पहले लगाएंगे और वर्ब के पहले टू लिखा है तो हम नॉट भी टू के पहले लगा देंगे, यानी हमारा कंजक्शन हो जाएगा नॉट टू। फिर आगे हम लिखेंगे DRIVE ड्राइव, क्योंकि ये वर्ब है। फास्ट, एज, द, रोड, इज, ये प्रेजेंट टेंस का है। हमें पास्ट करना है तो हम इज को वाज कर देंगे। VERY वेरी, BUSY बिजी। सेंटेंस कंप्लीटेड। मोहन एडवाइज्ड मी नॉट टू ड्राइव फास्ट एज द रोड वॉज वेरी बिजी। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट अस स्टार्ट टुमारो। हमें चाहिए स्टार्ट माने प्रारंभ करना, टुमारो आने वाले कल में। लेट अस, आप लोगों को ध्यान रखना है कि यदि हमारा वाक्य लेट से प्रारंभ हो रहा है तो लेट के साथ दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक, लेट के साथ में अस हो, दूसरा लेट के साथ में कुछ और हो। तो हमें दोनों कंडीशंस को बहुत ही बारीकी से देखना है और समझना है। अगर लेट अस है तो वाक्य को बनाने का तरीका दूसरा होगा। अगर लेट के साथ में अस के अलावा कुछ है तो उसका तरीका अलग होगा। हमारे पास यहां पर तो लेट अस है तो हम इसको समझ लेते हैं। यदि लेट अस है तो सेड या सेड टू की जगह पर या तो हम सजेस्टेड लिखेंगे या प्रपोज्ड लिखेंगे। सजेस्टेड या प्रपोज्ड। हम जैसे यहां पर लिखते हैं प्रपोज्ड। ही प्रपोज्ड, PROPOSED, प्रपोज्ड मी। अब लेट और अस ये दोनों हट जाएंगे और इनकी जगह पर क्या आएगा वो समझिए। डैट कंजक्शन सभी के लिए आएगा। अब यहां पर या तो आएगा दे शुड या फिर आएगा वी शुड। अब हमको ये डिसाइड करना है कि यहां पर दे शुड लिखा जाएगा या वी शुड। तो हम क्या करते हैं, ये डिसाइड करेंगे हम सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब को देख करके। कौन कह रहा है, ही। क्या है ये, थर्ड पर्सन। किससे कहा जा रहा है, मी। क्या है ये, फर्स्ट पर्सन। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई एक फर्स्ट पर्सन है तो हम वी शुड का इस्तेमाल करेंगे। और यदि अगर यहां पर दोनों स्थानों पर कोई भी फर्स्ट पर्सन मतलब आई, मी, वी, अस में से ना होता तो हम यहां पर दैट के बाद दे शुड का इस्तेमाल करते। और इसके बाद में कुछ नहीं, शुड है, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है START, स्टार्ट। और टुमारो निकटता सूचक शब्द है, हम इसको कर देते हैं द नेक्स्ट डे और फुल स्टॉप। He proposed me that we should start the next day। हम लोग अपनी आज की प्रैक्टिस को यहीं पे विराम देते हैं। पार्ट 3 में हम लोग कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और नए नए वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। साथियों, आज की प्रैक्टिस के बाद आप लोगों को कुछ सरलता जरूर महसूस हुई होगी। हम लोग लगातार इस तरह की प्रैक्टिस करते रहेंगे और एक दिन हम लोग ये जरूर पाएंगे कि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में।
हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।